गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियोज़ है उनकी अपडेट मिलती रहे। अपन अपने जो बीए सेकेंड ईयर की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें अपन आज है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं भाग है वो बता चुका हूँ। अपन आज अब राष्ट्रपति कहाँ है भारतीय संविधान में, तो अपन भाग 5 बता देता हूँ मैं। आप भाग 5 इसमें जो वर्णन है वो केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब भाग जो 5 है इसको 4 छोटे छोटे अध्याय में बांटा गया है और इसमें ए है या पहला पार्ट है, इसमें कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक अपन आज यही पढ़ेंगे। बी है उसमें व्यवस्थापिका या संसद अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक। भाग जो सी है उसमें न्यायपालिका है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। और जो भाग डी है इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे केग कहते हैं, यह अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। तो इस बात का ध्यान रखना है। अपन आज भाग 5 केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इसमें अपन जो कार्यपालिका है जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पद है इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 52 में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी से लेकर ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चर की जो परीक्षाएँ होती है, RS, UPSC, कभी ऐसा पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पद है इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 52 में। तो ये किस भाग में है, तो भाग किस में है, 5 में। जितना कंपटीशन एग्जाम का लेवल ऊंचा होगा उतना ही क्वेश्चन है वो लेवल का बढ़ा देंगे वो, ठीक है। तो सीधा अपने को ध्यान रखना है अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस भाग में है, तो भाग 5 में है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो ये राष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में राष्ट्रपति पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अपन ने जो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए जो विभिन्न स्रोत है उसमें आपको बताया था। तो जो राष्ट्रपति पद है ये भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। भारत का जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का जो पद है अपन ने पढ़े थे भारतीय संविधान में विभिन्न जो देश है उसके या विदेशी स्रोत, तो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 52 है, ये संविधान की किस भाग में है, तो भाग किस में है, 5 में है। और भाग 5 के जो पहला अध्याय है या ए है उस पोर्शन में कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक उसके अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 53, अनुच्छेद जो 53 है इसमें सीधा कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये भी कहाँ से ली गई है,
अमेरिका से ली गई है, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। सारे जो काम है, समझौते है, संधि है, सारे किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये किस में निहित होगी? तो किस में होगी? राष्ट्रपति में। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 53 में। और ये व्यवस्था भी भाई संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। ये व्यवस्थाएं या ये प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका में। क्योंकि विश्व में सबसे जो शक्तिशाली अगर राष्ट्रपति कहीं का है तो कहाँ का है? अमेरिका का है। तो ये जो व्यवस्था या प्रावधान है वो भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ तो राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु ये क्या होता है? नाम मात्र का प्रदान होता है। इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रदान होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। अपने को पता है कि जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होती है? कार्यपालिका है, इसका वास्तविक प्रधान है वो कौन होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में? अनुच्छेद 53 में। और ये जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये नाम मात्र का प्रावधान है। ठीक है ना, सारे जो कार्य है, कार्यपालिका के जो समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। बाकी जो वास्तविक जो शक्ति है वो किस में है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 अपन ने पढ़ लिया। अनुच्छेद जो 54 है इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे? तो सीधा अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल के जो प्रावधान है ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन है सीधा का सीधा बनता है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है या निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद 54 में है। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब अपन जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन जो सदस्य है वो शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद में कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के निर्वाचित सदस्य में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होता है जो आयरलैंड से लिया गया है और इसके सदस्य होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य है। सिर्फ कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है, इसका निर्वाचक मंडल है, इसके सदस्य होते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है वहाँ कैसा भी लिखा जाए, ऐसा आ जाए संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अपने को इस बात का ध्यान रखना है, किसका? निर्वाचित। जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यही है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके सिर्फ निर्वाचित सदस्य है, वो ही सदस्य होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा
या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है इसके सदस्य होते हैं। यहाँ से काफ़ी बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जो प्रतिद्वंदी है वो या प्रतियोगी है ये यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, तो उनके समय हमारे जो संविधान है इसमें अमेंडमेंट किया गया था और वो था 17वां संविधान संशोधन कब 1992 में। और उसके अनुसार दिल्ली व पुदुचेरी ये दो जो केंद्र शासित प्रदेश है इनको भी राज्य पढ़कर इनकी जो विधानसभा, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी है ये दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जहाँ पर क्या है विधानसभा है। जम्मू कश्मीर का अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो हालांकि वहाँ पर विधानसभा पहले थी पर अब देखते आगे क्या होगा। पर दिल्ली और पुदुचेरी है इनके जो विधानसभा यहाँ पर है जो सदस्य है इनको जो इनके लिए 17वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और पीवी नरसिंह राव के समय किया गया। तो इस संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 54 है काफ़ी बार हर एग्ज़ाम में, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे पटवारी हो, अनुच्छेद 54 से एक क्वेश्चन है वो निकलता है। सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है इसके सदस्य कौन होते हैं, तो ध्यान रखना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है काफ़ी बार पूछा गया है कि दिल्ली और जो पुदुचेरी है या पांडिचेरी है इसके जो विधानसभा के सदस्य है इनको राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है इसका हिस्सा कब माना गया, तो 17वां संविधान संशोधन 1992 या 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी है इनके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या किया गया, शामिल किया गया। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 54 है इसमें से हर बार क्वेश्चन निकलता है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 54 में यहाँ पे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है और निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की क्या है, विधि या रीति है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव है किस विधि से किया जाता है, ये बात कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ध्यान देने वाली बातें हैं ये, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख है अनुच्छेद 55 में है और ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति का चुनाव है वो थॉमस हेयर पद्धति। थॉमस हेयर ने एक निर्वाचन की पद्धति बताई थी, विधि बताई थी, तो उस विधि के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो विधि थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस जो पद्धति है या विधि है इसका भी
क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस विधि या पद्धति या रीति के माध्यम से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस विधि से होता है या रीति से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये पद्धति जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इस ये विधि है या रीति है, इसको देने वाले या इसको बनाने वाले या इसका जनक कौन थे, तो थॉमस हेयर थे। इस बात का ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन या विधि है ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसका मतलब ये होता है, इसमें प्रत्येक मतदाता जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसका अर्थ यही होता है कि इसमें प्रत्येक मतदाता उतने ही मत देता है, प्रत्येक मतदाता उतने ही मत देता है जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, मतलब चुनाव लड़ते हैं। इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता उतने ही मत देता है जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। उन सभी उम्मीदवारों को मतदाता वो क्या देते हैं, वोट देते हैं। और वो किसके आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर। किसके आधार पर देते हैं, वरीयता क्रम के आधार पर, कि अब मेरी फर्स्ट चॉइस है ये उम्मीदवार है, मेरी दूसरी जो वरीयता है ये उम्मीदवार है। तो जितने उम्मीदवार खड़े होंगे उन सब उम्मीदवारों को जो मतदाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य है, वो सबको मत देंगे, पर देंगे कैसे, वरीयता क्रम के अनुसार। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे 4 व्यक्ति खड़े हो गए, A, B, C, D, तो अपने चॉइस के अनुसार कि मेरी प्रथम चॉइस ये है, मेरी दूसरी चॉइस ये है, मेरी तीसरी चॉइस ये है, मेरी चौथी चॉइस ये है। वरीयता क्रम के अनुसार मत देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब मतगणना है वो प्रथम जो वरीयता है, अब वोट हो गए और जो मतगणना होगी वो किस प्रकार होगी, प्रथम जो वरीयता जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य है, प्रथम वरीयता के अनुसार जिसको सबसे अधिक वोट मिले हैं उसके अनुसार क्या होगी, मतगणना होगी। इस बात का ध्यान रखना है। जिस उम्मीदवार को प्रथम जो वरीयता के आधार पर अगर वोट ज़्यादा मिले हैं वही उम्मीदवार क्या होगा, विजेता घोषित होगा। अब निर्वाचित होने के लिए यहाँ पर क्या है, निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्धारित चुनाव कोटा है वो भी प्राप्त करना आवश्यक है। निर्धारित चुनाव कोटा कि किसी भी अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो इसको इतने मत तो या इतने वोट तो क्या करना पड़ेगा, हासिल करने ही पड़ेंगे, ये सिस्टम है। तो इसमें वो अगर प्रथम वरीयता की मतगणना से कभी ऐसा हो जाए कि प्रथम जो अपने ये यहाँ पे ये पढ़ा है कि भाई प्रथम वरीयता के आधार पर चुनाव की मतगणना होती है और इसके आधार पर अगर नतीजा नहीं निकले तो फिर क्या होगी, द्वितीय चक्र की मतगणना होगी और उसमें जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट है वो दूसरी वरीयता है उसके आधार पर क्या कर देंगे, जिन उम्मीदवारों को दिए उसमें बांट देंगे। आज तक हमेशा प्रथम वरीयता में ही नतीजा आ जाता है। एक बार सिर्फ 1969 में वीवी गिरी है, वो है वो द्वितीय चक्र की मतगणना से चुनाव जीते थे। इस बात का ध्यान रखना है। तो निर्धारित चुनाव कोटा इसका एक फार्मूला है और इसमें दिए गए निर्धारित चुनाव कोटा, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि राष्ट्रपति का जो निर्धारित कोटा है इसका सूत्र क्या है या फार्मूला क्या है। तो इसका सूत्र है वो है दिए गए कुल वेद मतों की संख्या, दिए गए कुल वेद मतों की संख्या, सीधी बात ये है जितने वोट है उसमें वेद कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं उसकी बात है। ये जो निर्धारित कोटा है वो किस प्रकार हासिल करना पड़ेगा, जो वोट कुल डाले गए हैं, कुल से कोई मतलब नहीं है, उसमें वेद कितने हैं वोट। तो दिए गए कुल वेद मतों की संख्या बटा या भाग निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 इस बात का ध्यान रखना है। न्यूनतम निर्धारित चुनाव कोटा है या न्यूनतम जो कोटा है इसका मतलब यही होता है दिए गए कुल वेद मतों की संख्या भाग निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 जैसे अपन मान लेते हैं कि कुल वोट कितने दिए गए 100,
कितने दिए गए 100। निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, राष्ट्रपति कितने निर्वाचित होते हैं 1, तो 1 + 1 + 1, 100 में 2 का भाग देंगे कितने आएंगे, 100 में 2 का भाग देंगे कितने आएंगे 50, और 50 में 1 जोड़ देंगे कितने 51, ठीक है ना। अगर किसी उम्मीदवार के 100 कुल वेद मत है और अगर 51 वोट नहीं मिले तो वो निर्धारित जो कोटा, चुनाव कोटा, उसको क्या नहीं कर पा रहा है, हासिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या करना पड़ेगी, फिर द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ेगी। जो सबसे कम जिस उम्मीदवार को वोट मिले उसको हटा देंगे और उसके जो वोट है या उसके जो मत है वो दूसरी जो वरीयता है उसके आधार पर बांट देंगे। फिर भी अगर नहीं निकला तो फिर जो और कैंडिडेट है उसमें सबसे कम है उसके वोट है वो दूसरी वरीयता के आधार पर बांट देंगे। फिर 2 कैंडिडेट बढ़ जाएंगे और उसमें ये जो निर्धारित चुनाव कोटा है वो क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया पहले कि आज तक मात्र एक बार वीवी गिरी है, वो द्वितीय चक्र की मतगणना से 1969 में है। वो क्या हुए थे राष्ट्रपति, उस समय द्वितीय जो चक्र की मतगणना है उसको है वो क्या करना पड़ा था, है वो द्वितीय चक्र की मतगणना की आवश्यकता हुई थी। क्यों? क्योंकि जो वो निर्धारित जो चुनाव कोटा है, प्रथम जो चक्र की मतगणना थी उसमें वो निर्धारित चुनाव कोटा उसको हासिल नहीं कर पाए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद अपन ने 55 पढ़ा है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति है कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ये जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव किस जो रीति या विधि से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस विधि के जनक कौन थे, तो थॉमस हेयर है, इसको थॉमस हेयर पद्धति भी कहते हैं। इस विधि के जनक कौन थे, थॉमस हेयर थे। और इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जितने उम्मीदवार होते हैं, मतलब उम्मीदवार को वरीयता क्रम के अनुसार जितने उम्मीदवार होंगे उनकी वरीयता के अनुसार, चॉइस के अनुसार उनको वोट देंगे। और इसका राष्ट्रपति चुनाव में निर्धारित कोटा हासिल करना होता है। और इसका सूत्र फार्मूला ये है, दिए गए कुल वेद मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 ये इसका क्या है, निर्धारित कोटा है। इसके अलावा भी इस विधि में, ये तो अपने निर्धारित चुनाव कोटा निकला है, इसके अलावा भी जो ये इस विधि है इसमें जो सांसद है, विधायक है, इनका भी मत मूल्य है वो निकाला जाता है। तो इसके अलावा भी इस पद्धति में मतों का मूल्य भी निकाला जाता है। जैसे विधायक का, अपने को अगर विधायक का मत मूल्य निकालना है तो विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला है उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या जिस राज्य का वो निवासी है, कौन, विधायक। तो जिस प्रकार से अपन राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकाले तो राजस्थान की जनसंख्या लिख दो 6,86,00,000, ठीक है। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, क्योंकि इसमें निर्वाचन जो सदस्य है वो इसमें क्या करते हैं, और इसमें भाग 1000, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर विधायक का मत मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000 है। ये इसका क्या है, विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र है। राजस्थान का आपको निकालना हो, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6,86,00,000 भाग 200 दे देना और भाग 1000 का और दे देना, तो आपने राजस्थान के विधायक का मत मूल्य क्या वो आ जाएगा। पर वो जो राजस्थान का वर्तमान में विधायक का मत मूल्य है वो 129 है, वो नहीं आएगा, क्योंकि अपन 2011 की जनसंख्या के आधार पर निकाल रहे हैं और जो ये मत मूल्य निकाला गया है ये 1971 की जनगणना के अनुसार निकाला गया है। इस बात का ध्यान रखना। ये जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के विधायक का मत मूल्य वो 129 है और ये 1971 की जनगणना के अनुसार है। इस बात का ध्यान रखना, कोई कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई ऐसे कैसे है। तो अगर अपन 6.86 करोड़ पर निकालेंगे तो इसका 300 और कुछ आएगा, परंतु जो अभी तक अपने जो 1971 की जनगणना है इसी के आधार पर है, इसको यही माना गया है। आगे अगर हो जाएगा परिसीमन तो उसको मान लेंगे तो उसके आधार पर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने विधायक का मत मूल्य निकाल लिया। उसके बाद में अगर अपने को सांसद का मत मूल्य निकालना है, सांसद
तो संसद के सदस्य है जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो सांसद का मत मूल्य, सांसद है, इसका मत मूल्य होगा सभी विधायकों के मत का या मतों का मूल्य, जितने भी राज्य है जहाँ पर संघ शासित प्रदेश है वहाँ की विधानसभा है, तो सभी विधायकों के मतों का मूल्य, सब जो विधायक है उनका जो मत मूल्य है उनका टोटल करना है, मत मूल्य का योग भाग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित होने वाले सदस्य, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। सभी विधायकों के मत है या मत मूल्यों का योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित होने वाले सदस्य। लोकसभा में 543 निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं, 233, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, इसमें 12 सदस्य वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो 533 और ये इसका क्या लग जाएगा, 776 का इसमें भाग लग जाएगा। तो एक सांसद का क्या आ जाएगा, मत मूल्य आ जाएगा, और वो कितना है, 708 है। ये पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद का मत मूल्य कितना है, क्योंकि विधायक का तो हर राज्य का अलग अलग है, पर सांसद तो सब क्या है, एक ही है। तो उन सांसद का काफ़ी बार पूछा गया कि सांसद का मत मूल्य क्या है, तो कितना है, 708 है। और ये कैसे निकलते हैं मैंने आपको बता दिया, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग करके उसमें जो संसद के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य है, उनका भाग दे दो, तो उसमें एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 708। और वो 1971 की जनगणना के आधार पर है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अभी 2011 की जनगणना का निकालोगे तो वो ज़्यादा आएगा। अपने जो आधार वर्ष इसका माना गया है 1971 का, उसके बाद में इसमें क्या है, संशोधन नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें अपने को अगर सर्वाधिक विधायक है, किस राज्य के विधायक का सर्वाधिक मत मूल्य है, तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है, तो यूपी का ही है। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायक का होता है, तो किसका होता है, उत्तर प्रदेश का, और कितना होता है, 208। ऐसे भी पूछ ले, क्योंकि सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य है वो 208 है। न्यूनतम पूछ ले कि न्यूनतम किस राज्य का, तो सबको पता है आपको किसका है, सिक्किम का है, क्योंकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम ही है। और सिक्किम का मत मूल्य है मात्र 7। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उस राज्य की सभी विधायकों का सर्व निकाला है, इसमें उस राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000 का दे दो, उस राज्य के विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। तो सर्वाधिक मत मूल्य यूपी का 208 है, 1971 की जनगणना के आधार पर है। न्यूनतम है वो सिक्किम का है, 7 है। अपन जिस राज्य के हैं राजस्थान के, तो राजस्थान के विधायक का जो मत मूल्य है 129 है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज अपन ने ये बातें पढ़ ली। अनुच्छेद 55 है, इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि है इसके बारे में पढ़ा है। अब अपन आज वो इतना ही है पढ़ेंगे। अगली क्लास है, इसमें अपन अनुच्छेद 56 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।